आनंद जी, आपने सबकी बात सुनी और बहुत सारे डेटा भी निकल के आए आपके सामने। अभी 2 दिन पहले दूध के दाम भी अमूल के द्वारा बढ़ा दिए गए और अमूल एक बेंचमार्क है एक तरह से। अमूल के दूध का दाम बढ़ने का मतलब है कि सारे की सारी जो मिल्क सप्लाईज़ है, सारी की सारी कास्केडिंग इफ़ेक्ट में बढ़ जाती हैं। अब ये एडिबल ऑयल हो या मिल्क हो या बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हों या मैं एक आम आदमी रोज़ एक टू व्हीलर लेके अपने काम पर जाता है, तो बम तो वाल ऑलरेडी फूटा हुआ था, नयन भाई भी बोल रहे थे। अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिन और ज़्यादा कठिन होने जा रहे हैं। आनंद जी। देखिए, मैं क्योंकि बहुत विद्वान लोगों ने कहा जो सारे लोग इस इकोनॉमिक उसको ज्यादा समझने वाले मुझसे ज्यादा समझते हैं, तो इसलिए मेरा उसके बारे में कोई टिप्पणी करना बहुत ठीक नहीं रहेगा। पारिक साहब, लहरी साहब, ठाकुर साहब, वकुटी साहब, मैं अपनी बात बहुत आम आदमी की दृष्टि से रख रहा हूं। एक चीज यह है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि ग्लोबल क्राइसिस कब आएगी। वो तो एक ग्लोबल क्राइसिस आनी थी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि एज अ ग्लोबल विलेज अगर दुनिया में कहीं आज कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे और आपके ऊपर भी पड़ेगा। अब हम उससे बचे नहीं रह सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि वो जो रूस और यूक्रेन की समस्या आई है उससे हम लोगों भी अफेक्टेड हैं, और डायरेक्टली अफेक्टेड और खूब अफेक्टेड है। दूसरी बात, जैसा ये सब लोगों का कहना है, एक चीज और समझने वाली बात है कि एक जो जो मुश्किल वाली बात हो रही है वो हो रही है फूड प्राइस। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि फूड प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया, ठीक है, वो चलता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर आपका फूड प्राइस बढ़ रहा है, और हम लोग एक टर्म को अगर यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये आम आदमी कह के हम लोग बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आम आदमी के लिए हवाई जहाज नहीं है इस देश में, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। आम आदमी के लिए मेट्रो रेल नहीं है इस देश में। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले से 50 किलोमीटर दूर पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है कुशीनगर में, और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट सिर्फ वो करती है, ऑपरेट करती है, ओनली वन फ्लाइट। और उसी से 50 किलोमीटर दूर पे मेरे जिले में रेलवे स्टेशन नहीं है। द रेलवे मतलब देश के शायद 2 या 3 जिले होंगे जिनके हेड, उसमें महाराजगंज जिले में देयर इज नो रेलवे, इस रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे ही नहीं है। ओह गॉड! और आप वहां से 50 किलोमीटर दूर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो ये जो हमारी लॉपसाइडेड है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल जब तक इस देश में ये क्लियर नहीं होगा कि ये देश किसका है, ये देश उन 80 करोड़ों का है जिसको आप एडमिटेडली आप एडमिट कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। और मैं इकोनॉमिक्स से अलग हटके इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये अगर नहीं सोचेंगे तो आप और मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। आप ये एडमिट करते हैं कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं इस देश में, हम उनको खाना खिला रहे हैं। तो आपकी पॉलिसी उन 80 करोड़ को देख के बनेगी कि आपकी पॉलिसी, एक ये भाई साहब हैं आज फुल पेज के 2 पेज के ऐड निकले हैं। अब जियो जी आ रहे हैं, नीचे अनीता अंबानी जी उसको कर रही हैं कुछ इंटरनेशनल क्या इनोवेशन वर्ल्ड सेंटर। ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अब जेब काटने के तरीके में जो जेब काटी जा रही है उसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। यूरिया का बैग, वो प्राइस ठीक है, ये पहले ये सब बहुत होता था, ब्रिटेनिया, पार्ले जी 10 ग्राम के पैकेट को 9 ग्राम कर दो, 50 ग्राम के जो सोप आता है उसको 40 ग्राम कर दो, 42 ग्राम कर दो, ये सब जेब काटते थे इन लोग। लेकिन जो 100 रुपए के साबुन से नहाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 100 रुपए का साबुन होगा कि 200 रुपए का साबुन होगा। लेकिन जब यूरिया किसान खेत में डालने जा रहा है और आप यूरिया के बैग को 50 केजी से 45 केजी कर देते हैं, तो आप बेईमानी के पार्टनर हैं। इसमें एक चीज मैं और एक ऐड कर देता हूं। इस साल फर्टिलाइजर की सब्सिडी सरकार ने 1,40,000 करोड़ से कट करके 1,05,000 करोड़ की है, तो 35,000 करोड़ का डिडक्शन किया है। ये आनंद जी। नहीं, मैं वो बातें कह रहा हूं जो आप जेब काटने का काम कर रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि अगर 50 केजी था 50 केजी, आप 50 केजी को नीचे करके 45 केजी, वही वाली साइकोलॉजी। ये अकेला अनूठा देश है, अनूठा देश है जहां पे आपने साल में 13 महीने कर दिए। जियो ने 28 दिन का महीना कर दिया और नो वन, किसी ने चू नहीं की। हाँ। अब हिंदुस्तान में जो साल है वो 13 महीने का है। मुझे अगर अपने मोबाइल में वो डलवाना है तो मैं 12 महीने का नहीं, मैं 13 महीने में साल पूरा करूंगा, और किसी ने चू नहीं की है। तो ये मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप नहीं सोचेंगे तो वो जो 80 करोड़ और 50, क्योंकि अगर आप उन 200, 300, 400 जो नए बिलियनियर हो रहे हैं, नए लोग हो रहे हैं, अगर उनका देश है तो उनका देश है।
आज हम सब लोग सेंसेक्स की बात करते हैं, बहुत कुछ, अरे गिर गया, डूब गया। मेरे कुछ दोस्त आए थे, बहुत परेशान थे। वो लोग पेंशन के लिए परेशान है कि वो कम हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन आप ये भी समझिए सेंसेक्स में कितने लोग खेलते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। आप 138 करोड़ के देश हैं। सेंसेक्स में हर एक आदमी पैसा नहीं लगाता है, और सेंसेक्स में 10-20 हजार लगाने वाले लोग बहुत कम है। मेरा जो टर्मिनल बेनिफिट था, मैं शायद 25, 30, 40 लाख रुपए उसमें लगाया हूं। मेरे लिए आई एम वरिड कि मेरा वो एफडी कितना हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन आपको जब तक अपनी पूरी पॉलिसी को एक डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। अब मैं बजट की बात कर रहा हूं। देश में पहले बजट आता था, चीजें स्पेसिफिक होती थी, अगर आपको याद हो, इस साल इतनी चीजें ऐसे ऐसे होंगी। अब आप उसको भी घुमा फिरा के 5 साल का कर दे रहे हैं। कितना किस साल में होगा, ये फिर आप फाइन प्रिंट पढ़िए। आम आदमी को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत मुश्किल चीज है। एक चीज मैं और कहूंगा, ये जो भी हुआ, देखिए कागज पे आप स्टैटिस्टिक्स समथिंग कि आप मुझे अगर स्टैटिस्टिक्स वकील, एक ही वकील कहता है कि ये दिन है, दूसरा कहता है ये रात है, और उसमें बहस होती है और बहस सालों चलती रहती है। तो स्टैटिस्टिक्स समथिंग जिसको मैं अगर इस तरफ से वकालत कर रहा हूं तो मैं उसको बहुत अच्छा बताऊंगा, अगर मैं इस तरफ से वकालत कर रहा हूं तो मैं उसको बहुत खराब बताऊंगा। वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। इस देश में एमएसएमई का जो बंटाधार हुआ है वो रिवाइव अभी तक नहीं हुआ है। आप अपने अगल बगल की एक्सटेंडेड उसमें देख लीजिए, कम्युनिटी में, मुझे आप मैं कम से कम मेरी एक्सटेंडेड कम्युनिटी में एक भी बिजनेस हाउस ऐसा नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे अगर उनके यहां 100 व्यक्ति काम कर रहे थे तो आज उनके यहां 110 व्यक्ति काम कर रहे हो, आज उनके यहां 99 व्यक्ति काम कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में अगर 20 लोग काम करते थे तो आज 19 कर रहे होंगे, 21 नहीं कर रहे होंगे। तो वो एक बेसिक इश्यूज हैं। अगर आप उनको एड्रेस ही नहीं करना चाहेंगे, आप अपना मुंह उधर मोड़ लेना चाहेंगे, तो बात दूसरी है। इस देश में आप आज एक बड़ी बहस और चली है, और मैं उस बहस को इसलिए थोड़ा 1 मिनट में करना चाहूंगा। आज से मैं वो देख रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ओवर टाइम कर रही है कि ये लोग जो यूक्रेन पढ़ने गए थे, हर टैक्स पेयर के मनी से क्या फर्क पड़ता है, व्हाई दे वी शुड कम दैट। ये एक मैं भी समझता हूं एक ग्रुप विशेष इसको चला रहा है। फर्क क्यों नहीं पड़ता, आप क्यों नहीं लाएंगे उनको, क्यों नहीं लाएंगे। और मैं उसको कोई कंट्री और उस इमोशनल बात पे नहीं कर रहा हूं, मैं शुद्ध उसको कमर्शियल बात पे कर रहा हूं। इस देश का जो टोटल, मैं ये मोटे तौर की बात हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा 76 रुपए 20 पैसा आज डॉलर हो गया था, आज शायद 76 रुपीज 20 पैसे। इस देश का मैं पिछले साल की फिगर बोल रहा हूं, 20-21 की। इस देश में जो टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ था उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को हटा दें तो करीब 5 लाख करोड़, जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने जो टैक्स दिया था, हमारा पैसा है, वो क्यों इसको आप खर्च कर रहे हैं भाई साहब। उसको जब हम इसलिए खर्च कर रहे हैं तो एनआरआई की जो रेमिटेंस है इस देश में, एनआरआई की सिर्फ रेमिटेंस वो वो करीब 87 बिलियन डॉलर्स थी, विच अमाउंट्स टू अबाउट 6.5-7 लाख करोड़। आप एनआरआई से आपके देश में पैसा भेजता है, आपकी अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं उसको वो करता है। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आपका फेल्योर है। ये आप जब नीट अंडर ग्रेजुएट करते हैं, 83,000 सीट्स हैं मेडिकल की टोटल पूरे देश में, 16 लाख विद्यार्थी बैठता है, वो 15.25 लाख कहां जाएगा, इसका जवाब देना होगा। क्योंकि अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप उधर मुंह कर लेने से इस देश का मंत्री को शर्म नहीं आती, वो आके ये कहता है कि वो जो फेल हो गए वो लोग वहां गए थे। अरे इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। हम ये 5 लोग अगर यहां दौड़ रहे हैं तो मैं शायद धीरे दौड़ूं, आप तेज दौड़ लें, तो मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं आपसे धीरे दौड़ा हूं। तो नीट इज नॉट ये पास फेल नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। और एक लोगों को बिना जानकारी के जो बच्चे जहां पे भी कहीं जाते हैं उनका नीट स्कोर हरदम काउंट करता है। मेरा कहना यह है कि ये जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, आप इसमें खुशी मानेंगे कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन दे रहा हूं, इट इज योर फेल्योर, ये आपकी गलती है, ये आपका फेल्योर है, और इसको आपको मानना होगा। जितनी जल्दी हम लोग मान लेंगे, क्योंकि असमानता बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए इस देश में सिक्योरिटी अभी हमको और आपको तो लेना ही पड़ेगा। इस देश में एक रेपिस्ट जो जब जेल से बाहर निकल के आता है, राम रहीम, जिसके ऊपर रेप और मर्डर, में इसलिए इन चीजों को कह रहा हूं, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। वो अगर बाहर निकल के आता है, आप उसको X+ सिक्योरिटी देते हैं,
अरे भाई तुम करोड़ भी तो जेड निकालोगे अगर प्लस उनको इतना। मैं सिर्फ इसको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आप टोटल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो इलेक्शन आता है उसमें 60% अगर आप जाके इलेक्शन वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 40% भी रिस्पॉन्सिबल है इस देश की इस हालत के लिए। आप इलेक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपना वोट क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल आपका ये कह देना कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो भाई ये सब बहुत खराब बात है। अरे क्यों खराब बात है? आप एक डेमोक्रेसी में आपको अपने हक का यूज करना है। और मेरा सबसे ज्यादा शिकायत उन लोगों से है जो घर में बैठ के वोट भी नहीं देने जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि कहां क्या दिक्कत है। आपकी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।